हेलो स्टूडेंट्स, 12th केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हमारा जो अभी तक का टॉपिक चल रहा था वो था सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन, उसके टाइप पढ़ा चुका हूँ। और टाइप के अलावा हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसके अलावा हम मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स हैं जो कि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के यूज आती हैं। तो उसके अंदर देखिए नेक्स्ट टर्म कौन सी है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं पहले आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूं, फिर उसके बाद में अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखिए, मान लिया A और B को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बना। ठीक है ना, A और B आपस में मिक्स किए। अब इसमें सॉल्वेंट कौन है या सॉल्यूट कौन है, उसकी टेंशन छोड़ो, ये देखो कि कंपोनेंट दो है उसके अंदर। ठीक है, तो A और B को मिलाया। अब सपोज कि A जो है मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू NP, यानी कि A के कितने मोल हैं उसमें, N मोल है, Na मोल। ओके, और अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ B तो वो NB मोल है। ठीक है, यहां आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने वेट नहीं लिखवाया है, ये मैंने मोल लिखवाया है। तो अगर यहां हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन जो है उसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है। x जो है बेसिकली एक लैटिन सिंबल है काई, तो काई को हम x की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा कि x a का मोल फ्रैक्शन, यानी कि a का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, xa। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है Na, यानी कि a के मोल और अपॉन NB, मतलब टोटल मोल इसके। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, A के मोल और अपॉन टोटल मोल। ऐसे ही अगर हम बात करें B की, B का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर हो गया सबको। अब इसकी डेफिनेशन सुनो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड द टोटल मोल। ठीक है, रेशियो, ये रेशियो आ गया, ये कंपोनेंट के मोल है और ये टोटल मोल है। तो कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है सबको। अब एक चीज आपको यहां ये ध्यान रखनी है कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट दो है, टू कंपोनेंट है, तो यहां पर xa प्लस xb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मोल फ्रैक्शन जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर 3 कंपोनेंट होते तो फिर क्या होता, तो फिर ये हो जाता xa प्लस xb प्लस xc इज इक्वल टू 1, मतलब ओवरऑल कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है सबको। एग्जांपल करते हैं अपने इसका, इसको आपने नोट कर लेना। तो देखिए इसका एग्जांपल अपने करते हैं। 36 ग्राम वाटर है, 46 ग्राम इसके अंदर इथाइल अल्कोहल है और 36 ग्राम इसमें 32 ग्राम इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, 3 कंपोनेंट को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बनाया गया। ओके, अब वो कह रहा है कि H2O के, इथाइल अल्कोहल के और मिथाइल अल्कोहल के अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। ठीक, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें देखो अपने को क्या दिया, उसने वेट दिया है, मोल नहीं दिया है। तो मोल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहां पर
क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखो इधर मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो मोल्स का फार्मूला आपको 11th में पढ़ा हुआ है। वेट अपॉन क्या होता है? मास होता है। वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास, मॉलिक्यूलर मास। तो वेट कितना है वाटर का? 36। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि वाटर के मोल कितने हैं? 2 मोल हैं। फिर देखो मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का वेट कितना है? 46। खुद का वेट भी कितना होता है? 46। कितना आ जाएगा? 1। मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 32 अपॉन 32। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं सीधा पुट कर रहा हूं इसमें, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये तो क्या आ गए हैं? मोल्स आ गए हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन करते हैं, यानी कि XH2O। XH2O का क्या मतलब हुआ? वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके, तो देखो वाटर के मोल कितने भैया? 2 हैं। टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 2 + 1 + 1। तो 2/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। ठीक, X(C2H5OH) इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/(25) तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 0.25। और इसका कितना आ जाएगा? XCH3OH 1/2 + 1 + 1 इज इक्वल टू 0.25। इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपकी नोटबुक में इसके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो सॉल्व करना है आपने। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये हमारे यहाँ मोल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। मोल फ्रैक्शन के बाद एक और टर्म आती है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की, वो है ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टर्म जो है यूज कब की जाती है। तो एक्चुअल में इस टर्म को यूज करते हैं जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जो है बहुत ही माइक्रो लेवल पे या माइन्यूट लेवल पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि एयर के अंदर नाइट्रेट की डेंसिटी कितनी है, मतलब उसकी कंसंट्रेट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एयर में नाइट्रेट्स बहुत कम होते हैं। या फिर ऐसे आ जाए कि वाटर के अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कितने हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आता है आपको, तो फिर आप क्या करोगे? उसको ppm में कैलकुलेट करेंगे। मतलब जनरली अपने से वो पूछेगा कि इसको आप ppm में कैलकुलेट करो, तो ppm में कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो इसका फार्मूला अपन देखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। जनरली वो ग्राम में लिखा है, और यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 10⁶ यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेट परसेंटेज आ जाएगी, और अगर मैं 10⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ppm आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब इसका एग्जांपल करते हैं, अपने एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखो, 0.2 ग्राम फ्लोराइड present in 500 gram toothpaste। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 0.2 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट इन 500 ग्राम टूथपेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन ppm।
यानी कि क्लोराइड की अमाउंट अपने को कैलकुलेट करनी है और वो किस में करनी है, पीपीएम में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अमाउंट मींस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे पीपीएम में, पीपीएम इज इक्वल टू कितना है हमारा ये 0.2 ग्राम है। सॉल्यूशन मतलब टूथपेस्ट कितना है 500 ग्राम है और मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 ppm आ जाएगा। क्लियर, ये आपको इस तरीके से ppm को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया होगा सबको। ppm के बाद में एक और टर्म आती है ppb। तो यहां पर b का मतलब बिलियन होता है, ppb। ठीक, फॉर्मूला सेम रहेगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक, आप लोग सेम क्वेश्चन करोगे, ये आपका खुद ही करना है आपने सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पीपीबी में कैलकुलेट करना। ठीक है भैया, तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, कर लोगे। चलो तो यहां मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की कुछ चीजें पढ़ी हैं, जिसके अंदर आपने मोलैरिटी पढ़ी है। मोलैरिटी के अलावा आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा आपने वेट परसेंटेज पढ़ा है। इसके अलावा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर आपने पीपीएम पढ़ा और फिर आपने पीपीबी पढ़ा। कुछ और टर्म्स पढ़ी है आपने, मोलैरिटी पढ़ी है, मोलैरिटी। इसके अलावा आपने पढ़ा है वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ी है। वॉल्यूम परसेंटेज के अलावा आप लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ी होगी, नॉर्मेलिटी इधर ही आएगी। तो इतनी चीजें आपने इसके अंदर पढ़ ली है। ठीक है, तो अब आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। आपको इसमें ये देखना है कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर से इनमें से कौन कौन अफेक्ट होएगा और कौन कौन अफेक्ट नहीं होगा। तो ये आप अपने नोट्स के अंदर खुद ऑब्जर्व करोगे। आपको मैं एक हिंट बता देता हूं कि जिस जिस के अंदर सॉल्यूट जो है उसकी अमाउंट जो है वो वेट में दी गई है, यानी कि उसका मास दिया गया है, और जो सॉल्वेंट है वो भी मास में दिया हुआ है। तो वो सारे के सारे जो है वो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहेंगे। और जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, वो सारे के सारे टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। ये आपको इसमें पढ़ना है और यहां तक आपका जो जितना भी कंसंट्रेशन का टॉपिक था वो यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो